नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे DNAR 1968 के तहत रूल नंबर 6 में दी गई पेनाल्टीज के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है DNAR रूल के अधीन रूल नंबर 6 में दी गई पेनाल्टीज़ के बारे में। DNAR रूल सभी लोगों को पता ही है, इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं और वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए भी इनकी जानकारी रखना ज़रूरी है। तो रूल नंबर 6 है जिसमें दिया हुआ है पेनाल्टीज़ के बारे में। दोस्तों, पेनाल्टीज़ बेसिकली एक प्रकार से पनिशमेंट है, शास्ति है। तो पेनल्टी सभी को पता है कि दो प्रकार की होती है, एक माइनर पेनल्टी होती है और दूसरी होती है मेजर पेनल्टीज। अब हम एक एक को देखेंगे, माइनर पेनल्टी क्या होती है, मेजर पेनल्टी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है माइनर पेनल्टी का, किस तरह से उसको लगाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक कंडीशन हो जाती है दोस्तों कि अगर एक कोई एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे कि किसी कंडक्ट रूल का उसने वायलेशन किया है, उसकी अवहेलना की है, तो उसको एक प्राइमा फेसी जो है ऑफिसर के द्वारा देख कर कि हाँ इसने कोई गलती की है, अवहेलना की है, तो उसको SF11 इशू कर दिया जाता है। अब SF11 जो इशू किया जाता है तो उसमें SF11 की जो चार्जशीट बनती है, चार्जशीट से पहले उसका थोड़ा इंक्वायरी, प्राइमा फेसी इंक्वायरी कर लिया जाता था। जिस जो भी विटनेस है उनसे पूछ के, एम्प्लॉई को बुलाकर उससे स्टेटमेंट लेके वो पूरी इंक्वायरी करके जो है SF11 इशू कर दिया जाता है। SF11 में क्या क्या रहता है कि SF11 में जो आप उसने कदाचार किया या जो गलत काम किया है, उसमें किस रूल का वायलेशन किया है, उसका क्लियरली मेंशन होता है कि आपने इस रूल को वायलेट किया है और इसके कारण आपको ये शास्ति दी गई है। अब आप अपना 10 दिनों के भीतर अपना एक स्टेटमेंट दीजिए अगर आपको अब इसके बचाव में कुछ बोलना है तो। अगर आप 10 दिन के बीच में अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जो मैंने जो कृत्य किया वो इस कंडीशन में हुआ या मेरी गलती नहीं थी, जो भी आप अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अपना बचाव पक्ष रखते हैं, तो उसको 10 दिन के भीतर देना होता है। तो उसका टाइम पीरियड होता है 10 दिन का। जब अपना स्टेटमेंट दे देंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी स्टेटमेंट को स्टडी करेगा, पढ़ेगा, उसके बारे में जो कुछ अगर कुछ उससे इंक्वायरी करवानी रहेगी तो पूछेगा, पता करेगा, और उसको लगता है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर वह उसकी आपकी बातों से एग्री होता है, तो वो उस चार्जशीट को कैंसिल भी कर सकता है या पनिशमेंट को जो है मतलब कम से कम पनिशमेंट कर देगा या उसको कैंसिल कर देगा, है ना, SF11 को। और अगर उसको लगता है कि आपने जो लिख स्टेटमेंट दिया है वो सही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो आपको पनिशमेंट को SF11 में आपको पनिशमेंट दे देगा, मतलब NIP इशू कर देगा। तो इस प्रकार से जो SF11 का प्रोसीजर होता है कि डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट पे कि आपने क्या लिख के दिया है, और आपको या तो कैंसिल हो जाएगी चार्जशीट या फिर NIP इशू हो जाएगी। अब इसी में दोस्तों दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि आपको NIP इशू हो गई है, और NIP इशू हो जाने के बाद में आपको जब आप उसमें जाते हैं कि अपील करना चाहते हैं, तो अपील के लिए भी उसी जो NIP इशू होती है, NIP में लिखा रहता है कि आप 45 डेज के भीतर में आप इसकी अपील किसको कर सकते हो, मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी रहेगा, जो कि जनरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से एक हायर ग्रेड का ऑफिसर होता है, तो आप उसे अपना अपील कर सकते हो। जनरली JAG ग्रेड का ऑफिसर होता है, तो उसको आप अपील कर दोगे। अपील कर देने के बाद में जब आप 45 डेज़ के भीतर अपील कर दोगे और अपील में अपना पक्ष लिखोगे, और अपील में ऑफिसर जो अपीलेट अथॉरिटी रहेगा वो देखेंगे कि क्या है, अगर मान लो उनको कुछ लगता है तो वो उसको उस जो आपको पनिशमेंट मिला है, जो आपको चार्जशीट मिली, या जो बोलने की जो आपके ऊपर दंड लगा है, उसको कम भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है, या फिर उसको एज इट इज़ भी रख सकता है। तो ये 45 डेज़ का अपील का पीरियड होता है। तो इस पीरियड के दौरान ही आपको अपना रिप्रेजेंटेशन या अपना स्टेटमेंट अपीलेट अथॉरिटी को देना होता है, और उसके बाद में डिपेंड करता है अपीलेट अथॉरिटी पर कि वो उस पर अपना क्या स्टैंड रखते हैं, और उस चार्जशीट का आपके ऊपर अगला फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा वो उनके डिसाइड करते हैं अपीलेट अथॉरिटी। तो एक प्रकार से ये सिंपल सा प्रोसीजर है SF11 का, मतलब छोटी शास्ति का, और इसमें बिना कुछ इंक्वायरी वगैरह किए जो हो जाता है। और कुछ चार्जशीट ऐसी भी होती है छोटी शास्ति की जिसमें कभी कभी इंक्वायरी भी करना होती है, वो एक अलग केस हो जाता है। तो ये तो आप या तो आप एग्री हो गए तो उन्होंने कैंसिल कर दी या पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया, या फिर अगर एग्री नहीं हुए अपीलेट अथॉरिटी तो वो आपको एज इट इज़ रख देंगे, या फिर उस पर चार्जशीट नहीं, मतलब पनिशमेंट नहीं दिया गया तो पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें हो जाती है उसमें।
एक तीसरा इसमें एक और केस बन जाता है कि दोस्तों कि ऐसे एम्प्लॉई कर्मचारी को जो है SF11 इशू करना है, इशू कर दिया गया है, लेकिन वो एम्प्लॉई किसी कारण से SF11 को लेता नहीं है, रिसीव नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि उसको एक बार भेजा जाएगा, फिर दूसरी बार भेजा जाएगा, तीसरी बार उसके बाद में घर में उसके एड्रेस पे भेजा जाएगा। मतलब किसी प्रकार से उसको चार्जशीट देने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी एम्प्लॉई अगर चार्जशीट नहीं लेता है और अपना कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाता, नहीं भिजवाता है, मतलब कोऑपरेशन नहीं करता है इंक्वायरी में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा, DA जो रहेगा, वो अपना एक्स पार्टी डिसीजन दे देगा। एक्स पार्टी डिसीजन दे देगा, उसको जो भी आप पनिशमेंट देना है डायरेक्ट आपको पनिशमेंट दे दिया जाएगा और वो इम्प्लीमेंट NIP इशू कर दी जाएगी। तो चार्जशीट जब भी इशू होती है तो एम्प्लॉई ने कर्म उसमें सहयोग करना चाहिए, अपना पक्ष देना चाहिए, और उसके बाद में डिसीजन आता है तो वो सही रहता है। आप कर्मचारी ने उससे बचना नहीं चाहिए। NIP इशू हो गई। इस प्रकार से ये SF11 की प्रोसीजर, दोनों कंडीशन जो मैंने बताई, दोनों कंडीशन में ये उसको NIP इशू हो जाती है। अब इसमें हम NIP तो इशू हो गई है, उसको अपना पक्ष देने के बाद भी उसको पनिशमेंट मिल गया है, जो भी कुछ पनिशमेंट मिला है, फिर वो इसमें अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी माइनर पेनल्टीज़ हैं। ठीक है, प्रोसीडियर देख लिया, अब पेनल्टीज देख लेते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों इसमें सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है कि परिनिंदा करना। आपने जो भी कृत्य किया है, जो भी कंडक्ट रूल का वायलेशन किया है, आपको उस कार्य की परिनिंदा की जाती है। सेकंड हो जाएगा कि विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन और स्पेसिफाई पीरियड। एक निश्चित समय के लिए आपका प्रमोशन विथहोल्ड कर दिया जाएगा। अब निश्चित समय से इन द सेंस कि 1 साल, 2 साल या 3 साल, जो भी उसमें एक स्पेसिफाई पीरियड लिखा रहेगा, उसके बीच में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलते नहीं। नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों रिकवरी फ्रॉम हिज पे फ्रॉम होल आर पार्ट ऑफ पेक्यूनरी। जो आपकी गलती के कारण या आपकी लापरवाही के कारण या नेग्लिजेंसी के कारण जो भी रेलवे का पेक्यूनरी लॉस हुआ है, मॉनिटरी लॉस हुआ है, उसको आपकी पे से रिकवर कर लिया जाएगा, फुली या फिर पार्शियली। और ये एक प्रकार से इसके 3 नंबर की चार्जशीट है, रिकवरी फ्रॉम हिज पे, उसकी पे से रिकवरी कर ली जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 हो गई। अब 3 में A भी दिया हुआ है और 3 का B भी दिया हुआ है। तो मतलब देखा जाए तो 3 नंबर में 3 चार्जशीट है। 3A देख लेते हैं। विथहोल्डिंग ऑफ पास एंड PTOs, पास और PTO या दोनों को विथहोल्ड कर दिया जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या नंबर ऑफ पासेज एंड PTOs, 6 पास PTO बंद कर दी, 3 पास PTO बंद कर दी, जो भी एक DH आएगा वो बंद कर देगा। अब इसमें देख लेते हैं 3B। 3 में B में दिया हुआ है रिडक्शन टू द लोअर स्टेज। आप जिस लेवल में काम कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर सेल में आपका बेसिक फिक्स किया रहेगा। लेवल 6, लेवल 9, लेवल 6 में हो अगर मान लो, तो लेवल 10, सेल 10 में आपका बेसिक है, तो उसको एक स्टेज नीचे कर दिया जाएगा, सेल 9 में कर दिया जाएगा, पर नॉट एक्सीडिंग पीरियड। लेकिन वो जो पीरियड जो रहेगा 3 साल से ज़्यादा का नहीं रहेगा। 3 साल से कम का पीरियड रहेगा। 3 साल से ज़्यादा का अगर रहेगा तो वो मेजर पेनल्टी में आएगा, और कम्युलेटिव विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट रहेगा, और इसका कोई भी एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा पेंशन पे। तो ये छोटी शास्त्री में और बड़ी शास्त्री में अंतर ये आ जाएगा कि अगर कम्युलेटिव इफेक्ट लग जाता है तो बड़ी शास्त्री मतलब मेजर पेनल्टी हो जाती है, या फिर उसका एडवर्सली इफेक्ट होता है पेंशन पे तो वो भी मेजर पेनल्टी हो जाती है। और ये पीरियड भी अगर 3 साल से ज़्यादा हुआ तो मेजर पेनल्टी। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी उसको माइनर पेनल्टी माना जाता है, रिडक्शन टू द लोअर स्टेज, या उसका स्केल एक स्टेज से ज़्यादा स्टेज भी कम कर दिया तो भी वो मेजर पेनल्टी हो जाएगी। अब विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे। इंक्रीमेंट आपका विथहोल्ड कर दिया जाएगा स्पेसिफाई पीरियड के लिए। 3 साल के लिए मान लो आपका इंक्रीमेंट हेल्डअप कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका बेसिक 20,000 रुपये था और आपको 3 साल के लिए इंक्रीमेंट हेल्डअप कर दिया, तो 3 साल तक आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। 3 साल के बाद आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो किस आधार पर लगेगा, उसका उस चार्जशीट में लिखा रहेगा कि वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड दिस विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे। जो अगला इंक्रीमेंट रहेगा 3 साल के बाद उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये चीज़ उसमें चार्जशीट में या पनिशमेंट में लिखा रहता है। तो ये हो जाती है 4 नंबर की चार्जशीट। इस प्रकार से देखा जाता है 4 नंबर की चार्जशीट बहुत बड़ी चार्जशीट है। इसमें एम्प्लॉय का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी चाहे तो छोटी शास्त्री के नाम पे एम्प्लॉय का बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि इंक्रीमेंट 3 साल के लिए इंक्रीमेंट कर दिया हेल्डअप, और उसके साथ ही 3 साल क्या ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्पेसिफाई पीरियड दिया हुआ है, 3 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, और उस कंडीशन में आपको इंक्रीमेंट कुछ लगेगा नहीं। तो आज के समय में 3% का इंक्रीमेंट लगता है, तो इसका अमाउंट अच्छा खासा हो जाता है, जो कि जिसको कि एक प्रकार से देखा जाए तो माइनर पेनल्टी में ये सबसे बड़ी
नुकसानदायक और मेजर पेनल्टी के बराबर की पेनल्टी हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि माइनर पेनल्टी। अब हम देख लेते हैं मेजर पेनल्टीज। मेजर पेनल्टी बड़ी शास्ति सभी लोगों को पता है, ऐसे 5 दिया जाता है जिसका एक रूल नंबर में पूरा प्रोसीडियर दिया गया। तो जब मेजर पेनल्टी दी जाती है दोस्तों को देखा जाता है कि एम्प्लॉय ने जो कृत्य किया है उसकी एक प्राइमा फेसी इंक्वायरी करवा ली जाती है कि हाँ एक्चुअल में ये जो है इसकी नेग्लिजेंसी से या इसने जो भी गलती की है उस पर कम से कम ऐसे 5 का चार्ज लगना चाहिए, उसका बड़ी शास्ति लगनी चाहिए। तो उस समय ऐसे 5 इशू किया जाता है और ऐसे 5 इशू करने के लिए उसको बहुत सी चीज़ें उस विटनेस वगैरह से पूछा जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मतलब इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद में चार्जशीट इशू की जाती है और चार्जशीट में 4 चीज़ें होती हैं, 4 एनेक्सर होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दोस्तों 4 एनेक्सर होते हैं। उसका नाम है आर्टिकल ऑफ चार्ज, जो आप चार्ज लगाए उसका आर्टिकल, और स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट RUD जिसको बोलते हैं, और लिस्ट ऑफ विटनेस, जो भी विटनेस थे उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो उन लोगों का नाम और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सारी चीज़ें उसमें 4 एनेक्सर्स में लिखी हुई रहती हैं। इस प्रकार से ऐसे 5 इशू कर दी गई है। अब एम्प्लॉय को क्या रहता है, वही 10 दिन का समय रहता है कि उस 10 दिन के भीतर में अपना स्टेटमेंट दे, अपना क्लेरिफिकेशन दे, अपना बचाव पक्ष रखे। बचाव पक्ष में जो भी लिख के देता है वो, अब उसमें चाहे तो वो अपना स्टेटमेंट लिख के दे दे या उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसका इंस्पेक्शन करके उसमें से कोई चीज़ जानना चाहता है तो वह इंस्पेक्शन के लिए लिख के दे सकता है कि मुझे इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद में मैं अपना बचाव पक्ष रखूँगा। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आपको इंस्पेक्शन करने दे सकता है या तो मना भी कर सकता है। अगर मना करता है तो SF6 करेगा इशू और आपको डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने से डिनाई कर दिया जाएगा। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हुए SF6, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद में इंक्वायरी ऑर्डर हो जाती है, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है इंक्वायरी ऑर्डर कर देता है। इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति होगी। अगर इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति करना है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसके लिए पर्टिकुलर दिया हुआ है, SF7 का इशू करके इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्ति कर दी जाती है। और साथ ही अगर उसको मान लो विजिलेंस केस है या कुछ ऐसा केस है, बड़ा केस है कि जिसमें कि कॉमन प्रोसीडिंग करना है, तो उस समय में उसके लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर की भी नियुक्ति किया जाता है। तो उसका प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है SF8 के थ्रू। और ये जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है दोस्तों वो कम से कम 1 ग्रेड हायर होता है डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय। जिस एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगे हैं उससे 1 ग्रेड हायर हो सकता है, वो ग्रुप C का भी एम्प्लॉय हो सकता है। जैसे कि टेक्नीशियन को अगर चार्जशीट दिए तो उसके लिए JE या SSC जो भी 1 ग्रेड हायर रहेगा उसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर बन जाएगा। अब प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए जैसे SF8 इशू करके जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इंक्वायरी के लिए एक प्रकार से चालू हो जाती है प्रोसीडियर। इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में जो भी गवाह वगैरह है उनसे सारी पूछताछ होती है, उनको बुलाया जाता है, उनका स्टेटमेंट लिखा जाता है इंक्वायरी ऑफिसर के सामने, और इंक्वायरी ऑफिसर ये सारी चीज़ों को बना के और अपनी एक फाइंडिंग रिपोर्ट का जो है तैयार करता है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर एक समझ लेते हैं दोस्तों कि एम्प्लॉय अपना पक्ष रखने के लिए अगर एम्प्लॉय सक्षम नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पाता, वो अपने तरफ से एक असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय ARE जिसको बोलते हैं वो डिप्यूट कर सकता है कि वो आपके तरफ से अपना पक्ष रखेगा। मतलब ये कहने का कि जो 3 कंडीशंस हैं कि सर्विस वाला एम्प्लॉय हो, रिटायर्ड एम्प्लॉय हो या फिर वो ट्रेड यूनियन से संबंधित, ये तीनों ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मतलब जो लीगल एडवाइज़र जो वकील होते हैं वो आप नहीं उसमें ARE के तौर पर रख सकते हो। तो इसमें अगर ऑप्शन में आता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो प्रोफेशनल लॉयर या लीगल एडवाइज़र जो रहेगा तो वो आपके लिए एज ए ARE काम नहीं कर पाएगा। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि दोस्तों ARE आ गया है। ARE ने आपका पक्ष रखने के लिए फिर इंक्वायरी होती रहेगी, पूछताछ होगी, जो भी विटनेस रहेगा ARE उससे सवाल जवाब करेगा, उसके बाद में उसका रिपोर्ट का फाइंड। अब होता है दोस्तों रूल नंबर 10 के द्वारा एक्शन ऑन इंक्वायरी रोड। जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है, जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने फाइंडिंग्स दिए निकाल के दिया हुआ है उस पर एक्शन लेना होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। तो इंक्वायरी रिपोर्ट को जो है एक कॉपी एम्प्लॉय को दे दी जाती है और एक कॉपी DA को दी जाती है। फिर DA उस रिपोर्ट को देख के 15 दिन का समय देता है एम्प्लॉय को कि आप अपना अंतिम बचाव पक्ष रखिए, जो स्टेटमेंट आपको देना है वो दीजिए। फिर 15 दिनों के भीतर में आप स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद में DA उस स्टेटमेंट को देखकर और अपना एक स्पीकिंग ऑर्डर
पास करता है। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब एक प्रकार से NIP हो गया। उस ऑर्डर में आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे वो सही थे या गलत थे वो लिखा रहेगा, किस कंडक्ट रूल 1966 के किस रूल का वायलेशन किया है और उसका क्या सीवियरनेस थी, उसके आधार पे आपको NIP इशू कर दी जाती है, नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी लगाने के लिए जो सूचना दी आपको दे दी जाएगी कि आपको 2 साल इंक्रीमेंट रोहिलअप किया है, पास PTO बंद किया, एनीथिंग जो भी हो। अब देख लेते हैं कि आपको चार्जशीट इशू हो गई है, NIP इशू हो गई, पनिशमेंट लग गया है। अब आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है, आप आगे क्या कर सकते हैं, आप वहीं पर तो ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए जो चार्जशीट NIP जो इशू होगी उसमें ये लिखा रहेगा कि आप अपील किसको कर सकते हो। अपील करने के लिए फिर वही 45 डेज़ का समय रहेगा और इसके जो अपील की जाती है वो रूल नंबर 17 से लेकर 24 में उसके बारे में डिफाइन किया गया, डिस्क्राइब किया गया किस किस रूल में क्या क्या होगा। तो एम्प्लॉई जो है 45 डेज़ के भीतर भीतर अपील कर सकता है कि जो मेरे ऊपर चार्ज लगे हैं वो गलत हैं, या जो भी अपना पक्ष है अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट ऑफिसर मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक ग्रेड हायर रहेगा डिसिप्लिन अथॉरिटी से, और वो आपका स्टेटमेंट देख के, आपका पक्ष देख के उसको रिड्यूस भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, या बरकरार भी रख सकता है, या उसको बढ़ा भी सकता है। तो उसके बाद सारे ऑप्शन हैं अपील सुनने के बाद में, अपीलेट अथॉरिटी के बाद। द ऑर्डर अगेंस्ट, ऐसे कुछ ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। तो हम उसमें भी एक नज़र मार लेते हैं कौन कौन से ऑर्डर होते हैं जिसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कि दोस्तों की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दिया तो उसके अगेंस्ट में आप अपील किसको करोगे, तो वो नहीं कर सकते हैं। इंटरिम इन नेचर का जो कोई ऑर्डर है, अंतरिम प्रकृति का, तो उसमें भी नहीं कर सकते। और तीसरा है ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के अगेंस्ट में, अगर इंक्वायरी ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इसकी याद रखिए। इसके अलावा जो भी कुछ रहेगा उसके लिए, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। तो पहला देख लेते हैं किसके अगेंस्ट में। आपको सस्पेंशन में रखा है, आप अपील कर सकते हो कि मुझे क्यों रखा गया है सस्पेंशन में। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पेनल्टी अगर आप इंक्रीज़ कर दी जाती है, अपीलेट अथॉरिटी ने मान लो इंक्रीज़ कर दी, तो भी आप फिर से अपील कर सकते हो, उसके रिवीजन में जा सकते हो। रिड्यूस पेंशन, अगर आपकी पेंशन को रिड्यूस कर दिया गया है तो आप अपील कर सकते हो। आफ्टर सस्पेंशन फिक्स, जो सस्पेंशन से आप रिवोकेशन होने के बाद में जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो अलाउंसेस दिए गए हैं सस्पेंशन के दौरान, उसमें आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो। NIP जो इशू हुई है उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें आप अपील कर सकते हो। पनिशमेंट का, मान लो कोई ऐसा प्रतिकूल इफेक्ट वाले कोई ऐसा पनिशमेंट दे दिया जिससे कि पेंशन, वेतन और भत्ते आदि पर कोई उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो अपील के लिए ये बहुत सारी कंडीशन में अपील होती है। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो कि सस्पेंशन के दौरान दिया जाता है उसको बोला जाता है निर्वाह भत्ता, उसके अगेंस्ट में कर सकते हो। और सस्पेंशन पीरियड को आप एज ए ड्यूटी ट्रीट करने के लिए भी आप अपना प्रतिवेदन देके अपील करवा सकते, अपील के लिए अपील कर सकते हो उस पीरियड के लिए भी। तो ये हो गया दोस्तों अपील के बारे में। अब अपील के बाद आपके पास एक और रास्ता बचता है कि रिवीजन का। आप उसके लिए रिवीजन में जा सकते हो, है ना। अब जो रिवीजन में जाएंगे वो एटलीस्ट JAG ग्रेड का ऑफिसर होना चाहिए रिवीजन के लिए, उससे कम का व्यक्ति मतलब ऑफिसर रिवीजन नहीं कर पाएगा। और इसके लिए फिर 45 डेज़ का टाइम है आपके पास, 45 डेज़ का समय के भीतर आप रिवीजन के लिए डाल दीजिए। रिवीजन में फिर वही आप अपना पक्ष रखिए क्या है, और फिर वही रिवीजन के लिए जो JAG ऑफिसर रहेंगे वो देखेंगे कि भाई आपका जो आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और उसके बाद में फिर वही डिसीजन है। एग्री हुआ तो कम कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, अगर एग्री नहीं होते हैं तो फिर चार्जशीट को, पनिशमेंट को एज इट इज़ रख देंगे या फिर उसको इंक्रीज भी कर देंगे। तो रिवीजन में भी सेम वही होता है जो अपील में होता है, वही 45 डेज का टाइम है, और वही एग्री और नॉट एग्री का इशू इसमें भी आता है, दोनों कंडीशन बनती हैं। तो ये हो जाता है रिवीजन में। तो इसमें ये याद रखिएगा, JAG ऑफिसर होना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस ग्रेड से कम का ऑफिसर नहीं होता, JA से कम का ऑफिसर नहीं होता। रिड्यूस कर दिया या कैंसिल कर दिया डिपेंड करता है उनसे रिविजनरी ऑफिसर के ऊपर। रिवीजन के बाद दोस्तों एक और कंडीशन आती है रिव्यू की। तो अब आप समझ लीजिए रिवीजन होता है रूल नंबर 25 के तहत, और रिव्यू होता है रूल नंबर 25A के तहत, DNAR के रूल नंबर 25A। तो रिव्यू कौन कर सकता है? रिव्यू एक ही व्यक्ति कर सकता है, हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट। रिव्यू करने के लिए वही है जो रिव्यू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। रिव्यू कौन करेगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ओनली, एक ही पर्सन है जो रिव्यू कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपका पूरा केस जो प्रकरण जो है रेलवे बोर्ड को जाता है और रेलवे बोर्ड उसको फर्दर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। अब एक और कंडीशन आ जाती है कि आरआरटी, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल्स का, जो कि चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर, तो रेलवे रेट ट्रिब्यूनल में भी आपका केस भेजा जा सकता है। आप अपील करेंगे जीएम को, एंड जीएम जो महाप्रबंधक है वो अगर उस अपील को चाहते हैं कि इसको आरआरटी को भेजना है, तो इसमें 3 केस ही है जो भेजे जाते हैं: कंपलसरी रिटायरमेंट, उसके बाद में आ जाएगा डिसमिजल और रिमूवल। ये 3 जो चार्जशीट हैं, मतलब 7, 8 और 9, इन्हीं की कंडीशन में जो है आपका केस को कंसिडर करते हुए कहाँ पर भेजा जा सकता है? ट्रिब्यूनल में भेजा जा सकता है। लेकिन ट्रिब्यूनल का जो केस जजमेंट आएगा, वो जजमेंट जो आएगा उसमें ज़रूरी नहीं कि वो जीएम उसको कंसिडर कर लें। जीएम के डिपेंड करता है कि वो उसके जो उसका जजमेंट जो आया उसको माने या नहीं माने। हाँ, अगर लेकिन ये कंडीशन कि अगर आप वो नहीं मानते हैं उसके जजमेंट को, तो उनको एक रिटर्न में उसमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि किस कारण से वो उसको नहीं मान रहे हैं। तो इस प्रकार इट इज़ डिपेंड ऑन द अप टू द जीएम कि वो आप उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो देयर आर 3 केसेस दैट इज कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड dismissal. Only 3 cases, major penalties 8, 7, 8 or 9 that can proceed to the RRT चेन्नई। तो इस प्रकार से ये हो जाती है पूरी प्रोसीजर। और यहाँ पर उसके बाद में जो है आपको चार्जशीट इशू कर दी जाती है, एनआईपी इशू कर दी जाती है, और जो आपका पनिशमेंट है वो बरकरार यहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से ये जो इतनी प्रोसीजर दी बताई गई है, ये किसके? अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल जस्टिस का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 311 के तहत इतनी पूरी प्रोसीजर अपनाई जाती है कि ताकि आपको एक जो भी एम्प्लॉय है उसको अपना बचाव करने के लिए, बचाव पक्ष रखने के लिए पूरा समय और अवसर मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 311 के तहत ये उसको एक प्रकार से फैसिलिटी होना चाहिए, या फिर उसको एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी दी गई। अब देख लेते हैं मेजर पेनल्टीज़। कौन कौन सी मेजर पेनल्टीज़ होती है? इसमें मेजर पेनल्टी रूल नंबर 6 में 5 नंबर की पेनल्टी है कि रिडक्शन टू द लोअर स्टेज। लोअर स्टेज पे वही सेल का मामला आ गया, सेल में आपको लोअर स्टेज पे ला दिया जाएगा। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 5 सेल, जो भी आपको लोअर में लाना है उसमें लाया जाएगा स्पेसिफाई पीरियड के लिए। और जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा उसके बाद उसमें क्लियर ये लिखा रहेगा वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट। जो फ्यूचर में जो इंक्रीमेंट मिलेंगे उस पर उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ये उस चार्जशीट में लिखा रहेगा। अगर मान लो उसका बेनिफिट मिलेगा तो ठीक है, बाद में वो रिस्टोर हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो दोस्तों काफ़ी नुकसान हो जाता है इसमें, और आपका सीधा सीधा बड़ी मेजर पेनल्टी और काफ़ी नुकसानदायक मेजर पेनल्टी हो जाती है। जैसे अगर बेसिक का पकड़ लिया जाए तो वो अगर 20,000 का बेसिक है और 5 साल के लिए आपको अगर रिडक्शन कर दिया, 3 स्टेज भी बैक कर दिया, तो सीधे सीधे आपके 3 इंक्रीमेंट लाइफ टाइम के लिए चले गए, जिसका कि पेंशन पे भी एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो ये होता है मेजर पेनल्टी में 5 नंबर की। 6वें नंबर की पेनल्टी आ जाएगी कि आपको रिडक्शन कर दिया जाएगा लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट, सर्विस, किसी में भी आपको रिडक्शन कर दिया जाएगा। और विथ या विदाउट, या तो उसमें मतलब इंस्ट्रक्शन रहेंगे या नहीं भी रहेंगे कि ऑन द रिस्टोरेशन टू द ग्रेड आर पोस्ट आर सर्विस फ्रॉम विच, उस पोस्ट से जहाँ से उसको रिड्यूस किया था उसके बाद में उसकी सीनियरिटी का क्या होगा, और उसके बाद में सीनियरिटी मिलेगी, उसको ग्रेड पोस्ट सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उसमें क्लियरली लिखा रहता है। तो ये 6 नंबर में है कि जिसमें पे, ग्रेड, पोस्ट या सर्विस किसी में भी आपको रिडक्शन टू द लोअर टाइम स्केल ऑफ पे कर दिया जाएगा। तो 6 नंबर की ये भी उससे भी बड़ी एक चार्जशीट हो गई। सीधे पोस्ट, ग्रेड अगर में सर्विस में आपको लोअर कर दिया गया तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। और उसके बाद में उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में सीनियरिटी पे क्या इफेक्ट होगा वो भी उसमें लिखा रहता है, जो कि एक मेजर फैक्टर है उसमें उसके ग्रीवेंस का, सीवियरनेस का। कंपलसरी रिटायरमेंट दोस्तों एक ऐसा कृत्य कर दिया आपने कि जिसमें आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। आप आगे सर्विस में नहीं रह पाएंगे, आपको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और उस समय में जो पेंशन दी जाती है तो फुल पेंशन भी हो सकती है, या कम से कम 2/3 पेंशन दी जाती है। उससे कम आपका पेंशन नहीं होता, जिसको पेंशन नहीं बोला जाता है उसको कंपनसेटरी अलाउंस बोला जाता है वैसे, लेकिन वो 2/3 से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। फुल हो सकता है 90%, 70%,
75%, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 8 नंबर में आ जाएगी रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिमूव कर दिया गया आपको, लेकिन आप क्वालिफाई कर पाएंगे अदर सर्विसेज के लिए, जो कि आप कहीं और गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई करते हैं और वहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये होता है रिमूवल में। 9 नंबर में आ जाएगा दोस्तों डिसमिजल फ्रॉम सर्विस, आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा और उसमें यह भी लिख दिया जाएगा कि आप किसी भी और गवर्नमेंट जॉब में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, डिसक्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या स्टेट हो, जो भी गवर्नमेंट हो। तो ये हो जाता है, दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो रनिंग स्टाफ के मामले में एक केस होता है कि अगर मान लो स्पेड हो जाता है तो स्पेड की कंडीशन में रूल नंबर मेजर पेनल्टी ही मिलती है कम से कम, जो कि 5 नंबर से 9 नंबर तक कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर वही आपका कोलिजन हो गया, मतलब ट्रेन का आपके गलती के कारण, स्पेड होने के कारण अगर एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में उसको जो चार्जशीट मिलेगी 8 और 9 नंबर की, ये दोनों चार्जशीट में से कोई एक चार्जशीट उसको मिलेगी, रिमूवल या फिर डिसमिसल। तो ये था दोस्तों सभी चार्जशीट के बारे में मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको आपके साथ शेयर करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पर तो ये मैंने अपना डिटेल दे रखा है, कहीं भी आप मुझसे मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।